Good morning students. Today we will start our chapter number 10, light, reflection and refraction. Okay, so we have completed the two chapter from the chemistry part. Now we will start the first chapter of physics part in your book. Okay, so your first chapter from the physics part is light, reflection and refraction. So today we will discuss about the light, the term light. ठीक है, लाइट क्या होता है? तो अपने अपने एटमॉस्फेयर में कई सारी एनर्जीज देखी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आपका पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चलता है, यानी कि बल्ब ग्लो होता है, ट्यूबलाइट चलती है, फैन चलता है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, वो किसकी हेल्प से चलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। उसी तरह आपने विंड एनर्जी देखी है, हवा जो कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ बहती रहती है, ठीक है, वो किसकी होती है? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है। सेम उसी तरह सी वेव्स लगातार आती रहती है ना, चलती रहती है, उसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, जो पानी के अंदर एनर्जी होती है उसे हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम जो वर्क कर सकते हैं, हमारे मैन्युअली कोई वर्क ऑपरेट होता है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो आपने कई सारी एनर्जी देखी होगी। फिर हीट एनर्जी आपने देखी है, आप खाना पका लेते हो तो कैसे फूड कुक होता है, कैसे होता है? क्योंकि हीट एनर्जी उसे मिलती है और वो कंप्लीटली बनता है। तो इसी तरह कई सारी एनर्जीज आपने सुनी होगी। अब उसमें से हम लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट भी एक टाइप की एनर्जी होती है, जो हमें किससे मिलती है? मेन सोर्स हमारे पास सन होता है। ठीक है, क्योंकि सन से हमें लाइट और हीट दोनों मिलती है। सन के साथ सन से जो लाइट रेस आती है उसके साथ हीट रेडिएशन भी होती है। तो यहाँ पर पूरी अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है लाइट का? सन। तो सन से जो लाइट मिलती है वो भी एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव का बैंड था, उस बैंड के अंदर से केवल एक लाइट ऐसा विजिबल बैंड होता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, वैसे कि 12th लेवल के अंदर आता है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए 10th लेवल में, तो आप लोग नेट पर सर्च करके देखिएगा, एक आपको बैंड नज़र आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ। उस बैंड में सभी रे को अपना अपना वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, जैसे पीएच स्केल में मैंने आपको बताया था ना, एसिड की वैल्यू देन बेस की, सेम उसी तरह यहाँ पर भी एक बैंड और स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं उसे, स्पेक्ट्रम वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है, जिसके अंदर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सारी रेस डिस्ट्रीब्यूट है। अल्फा रे होती है, देन गामा रे होगी, देन माइक्रोवेव है, एक्स रे है, ठीक है, और विजिबल रे। ठीक है, अब वो विजिबल लाइट रे यानी कि उस सारे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ विजिबल क्या होता है? 7 कलर, यानी कि हम सिंपल वाइट लाइट की बात करते हैं अभी, केवल विजिबल में वाइट लाइट होती है जिसके अंदर 7 कलर कंसिडर होते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 400 नैनोमीटर से लेकर अप्रॉक्स 750 नैनोमीटर। कहीं कहीं ये डाटा 700 भी है और 750 तक। ये जो नैनोमीटर यानी कि ये क्या है? वेवलेंथ अकॉर्डिंग। ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जमा हुआ है उसमें से इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट रे है, एक्स रे है, गामा रे है, माइक्रोवेव रे है ना। तो इस तरीके की जिस तरीके से इनका स्पेक्ट्रम है, उनमें से बीच में 400 की रेंज से अप्रोक्स 750 नैनोमीटर की रेंज में एक विजिबल पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में जितनी भी वेव रे हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है ना, हमें माइक्रोवेव दिखाई देती है, माइक्रोवेव रे दिखाई देती है, देन ना हमें एक्सरे दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? ओनली एक छोटा सा विजिबल पार्ट। इस विजिबल पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? लाइट। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइट का नेचर पढ़ेंगे। लाइट तो आपको समझ में आ गया, एक ऐसी एनर्जी जो आपको दिखाई देती है। ठीक है, और जिसके कारण आप अपनी सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, लेकिन उसमें से उसका नेचर पढ़ना है हमें। ठीक है, लाइट एनर्जी का हम क्या पढ़ेंगे? नेचर, क्योंकि हमें एक नई टाइप की एनर्जी के बारे में आज पता चला। तो जैसे ही हम इस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पूरा बिहेवियर,
ठीक है, और ये कैसे मूव करती है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखो लाइट की पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये हमेशा स्ट्रेट चलती है, मतलब इस तरीके से लाइट में हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। इनका पाथ कभी भी इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। ये जहाँ पर भी स्ट्रेट जाती है और वहाँ से अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा जाए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी सीधी ही जाती है, अपने पाथ को इस तरीके से बेंड करती हुई मूव नहीं करती। तो ये लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सेकेंड, लाइट की जो स्पीड होती है ना वो साउंड से भी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा थंडर स्टॉर्म जब होता है ना, उससे पहले लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, उसके बाद उसकी आवाज़ आती है, ठीक है। यानी कि इसकी स्पीड साउंड से भी फास्ट होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपकी है कि सीधी फ्लो पर हमेशा सीधी जाती है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कितनी होती है ये आप नोट कर लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। तो ये लाइट की स्पीड है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको 12th तक काम आएगा। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लाइट का नेचर, ठीक है। ये दो तो इनकी प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? ये हमेशा सीधी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और दूसरी इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नाउ अब हम नेचर पढ़ेंगे, लाइट का नेचर। तो आपको पता है लाइट कैसी होती है, नेचर क्या होता है। ये जो चैप्टर में जो गिवन है ना, दो नेम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही लाइट के नेचर को शो करते हैं। लाइट में ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, तो हम 1 बाय 1 रिफ्लेक्शन को समझते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन? बहुत सिंपल टर्म है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइट रे किसी प्लेन या चिकनी चमकीली शाइनिंग करती हुई या फिर पॉलिश्ड सरफेस पर टकराती है। ये पॉलिश का सिंबल होता है। इस तरीके से नीचे आप बैटरी शो करते हो ना, इसका मतलब होता है नीचे से आपने क्या कर रखा है, पॉलिश। जैसे मिरर देखते हो घर पे अपना फेस देखते हो, तो उस मिरर में क्या होता है, मिरर में पीछे की तरफ पॉलिश की होती है, तभी वो आगे से हमारा चेहरा उसके ऊपर आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारा चेहरा दिखाता है। तो जब कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आती है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल एक लाइट रे ले लिया, ठीक है। ये लाइट रे एरो शो कर रहा है कि वो कहाँ आ रही है, नीचे। तो आते ही वो इस पॉलिश्ड सरफेस के कारण वो इसके अंदर तो नहीं आ सकती, इसे ऐसे अंदर आना चाहिए, बट यहाँ पॉलिश होने के कारण वो यहीं से टकराकर वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि when any light ray falls on a polished surface, okay, so it comes back or bounce up to the same medium। यानी कि ये जिस मीडियम में आई थी, ये मीडियम एयर था और ये ग्लास था, पॉलिश कर रखा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस एयर में चली जाएगी। यानी एयर से आई और एयर में ही चली गई, इसलिए मैंने सेम मीडियम यूज किया है, ठीक है। और इसी पूरी जो इंसिडेंट होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डायग्राम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है, जिसमें आपने क्या शो किया कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब कुछ नेमिंग पढ़ लो। जो आने वाली रेस होती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। आने वाली रेस को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और जाने वाली यानी टकरा के चली गई है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आने वाली इंसिडेंट, जाने
उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसके जस्ट सेंटर में बनने वाली एक इमेजिनरी लाइन कहलाती है नॉर्मल। इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल, जो हमें ये बताती है कि ये इन दोनों का जो पॉइंट है ना, जहां से आएगी और जहां से जाएगी, उसके जस्ट सेंटर की लाइन। ठीक है, अब ये नॉर्मल, हमें ये नॉर्मल क्यों बनाया हमने? ताकि हमें पता चल सके कि लाइट रे किस एंगल पर आई है और किस एंगल से जा रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल रहता है एंगल आई। ठीक है, इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये याद रखिएगा, आने वाली को आपने इंसिडेंट रे बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आने वाली जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है ना, जो आकर टकरा रही है, वो रे जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो जाने वाली रिफ्लेक्टेड है, ये जो एंगल बना रही है, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल आर। इस एंगल आर की नेम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। आने वाली रेस को कहते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली रेस को जो टकरा कर जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाने वाली जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पूरी जो इंसिडेंस है वो कहलाता है, ये पूरी घटना कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि व्हेन एनी लाइट रे falls on a polished surface, then it comes back in a same medium or it bounced off in the same medium is called reflection of light. ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ लॉ होते हैं। लॉ मतलब किस नियम को ये फॉलो करती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ देखेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, है ना। यहाँ आपको कोई बहुत सारी थ्योरी नोट नहीं करना है, सिंपल कितने लॉ होते हैं? 2 लॉ होते हैं। यानी कि ये रिफ्लेक्शन नाम की जो प्रोसीजर है अभी जो हमने समझी, ये कब कब पॉसिबल है? तो ये रिफ्लेक्शन सिर्फ 2 कंडीशन में पॉसिबल है। ठीक है, क्या कि इसके अंदर हमें 2 चीजें नजर आती है। एक तो सरफेस पॉलिश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सरफेस अगर पॉलिश नहीं हुई तो क्या होगा? लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर वो तो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस पॉलिश होना चाहिए, और दूसरा क्या, उसकी डेफिनेशन में ही नजर आ रहा है कि वो सेम मीडियम में होना चाहिए। जब भी लाइट है आती है और किसी चीज से टकरा के सेम मीडियम में चली जाती है तो वहां हम रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करते हैं। अब इसके लॉ पढ़ेंगे। लॉ क्या बोलते हैं कि जब भी आने वाली रे जो एंगल बनाती है एंगल आर, और जाने वाली रे जो एंगल बनाती है एंगल आर, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। यानी कि लाइट जिस एंगल से आई है किसी सरफेस पर, बस वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसको आप थ्योरी में लिख सकते हो कि एंगल ऑफ, आप पूरा अपनी थ्योरी में लिख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। दूसरा वाला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जाने वाली, और ये बीच वाला नॉर्मल। ठीक है, एंड नॉर्मल और lie on the same plane। ठीक है, सेम प्लेन पर है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये प्लेन, ये एक ही पॉइंट पर है। सेम प्लेन भी लिख सकते हो और सेम पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आने वाली, जाने
पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। और पहला वाला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे दो लॉज है रिफ्लेक्शन के, और ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम था, ओके। सो इसके बाद जो आपका रहेगा वो मिरर के टाइप रहेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझा देती हूँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद हमने ये समझ लिया कि रिफ्लेक्शन हमेशा कब पॉसिबल है, पॉलिश्ड सरफेस पर पॉसिबल, ठीक है। अगर सरफेस पॉलिश नहीं हुई तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि पॉलिश होनी चाहिए या चिकनी या चमकीली होनी चाहिए जो लाइट को आते ही वापस अपने मीडियम में पहुंचा दे। अब यहाँ पर हम मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने भी पढ़ा कि पॉलिश्ड सरफेस यानी कि मिरर, ठीक है। तो मिरर का क्या होता है, तो मिरर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने ऊपर आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस को सक्सेस बनाती है ना। मिरर क्या होगा, जो अपने ऊपर आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। अब मिरर कितने टाइप का होता है, तो मिरर के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब एक सिंपल मिरर जो आप घर में यूज करते हो, यहाँ से आप अपना फेस देख लेते हो, ठीक है। यहाँ ये वाली साइड से आप अपना फेस देखते हो, और पीछे की तरफ ये डैश बनाने का रीजन होता है पॉलिश करना, ठीक है। यहाँ पर पॉलिश होती है। तो ये पहला टाइप हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है, ये प्लेन जो है मतलब सीधा, और स्फेरिकल यानी कि कर्व। अब किसी भी कर्व को ये सपोज करना है ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व को मैंने कट किया तो ये कहलाया स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर के भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, पॉलिश करने पे। स्फेरिकल मिरर में अगर मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी ऐसे, तो अब आप कहां से देख सकते हो, अंदर से, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से होगी, अंदर से। तो कुछ इस तरह का मिरर हो जिसमें पॉलिश आउटवर्ड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, वो कहलाता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर इसी मिरर में मैंने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी, यानी एक ऐसा मिरर जिसमें पॉलिश सरफेस इनवर्ड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो वो इसका सेकंड टाइप कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो सिंपल, यानी कि मिरर के 2 टाइप है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर मतलब जिसमें सिंपल एक साइड पॉलिश है और एक साइड बिल्कुल प्लेन शेप है, ठीक है। और दूसरा वाला स्फेरिकल के 2 टाइप होगा, क्योंकि स्फेरिकल में मिरर कर्व शेप में, और कर्व शेप में तो पॉलिश 2 टाइप से हो सकती है। पहला, अगर पॉलिश आउटवर्ड है, ठीक है। अब जैसे मैंने पूछा कि स्फेरिकल मिरर के डिफाइन बताओ, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन कॉन्केव मिरर एंड सेकंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्केव मिरर, a mirror whose reflecting surface is inward but polished surface is outward is called concave mirror. Same thing, a mirror whose reflecting surface is outward and polished surface is inward is called convex mirror, ठीक है। अब प्लेन मिरर तो हमें पता है कि सिंपल किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और हम हमारे घर में भी यूज करते हैं अपना फेस दिखने के लिए। लेकिन स्फेरिकल मिरर को बनाने के क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्फेरिकल मिरर को बनाने के इंपॉर्टेंस ये थे कि जब हमने इसके बिहेवियर को देखा, ठीक है, कि ये वाला मिरर क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इमेज है ना वो एज इट इज इसमें बनाता है, जिस साइज की आपकी ऑब्जेक्ट होगी वो बस उसी साइज की इमेज यहाँ पर बनाकर देगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों मिरर से हमें कुछ नया रिजल्ट मिला। नया रिजल्ट ये मिला कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, जैसे ये एज इट इज इमेज बना कर देता है ना, आप अपना फेस मिरर में देखते हो तो जितना है उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। जो चीज एग्जैक्टली प्रैक्टिकल है सेम वही चीज मिरर में आपको नजर आएगी, ठीक है। यानी आपकी हाइट है, ठीक है, आपका फेस है, जैसा है वैसी इमेज बनती है। बट कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होती है उससे वो ऑब्जेक्ट थोड़ी सी जूम हो जाती है,
ठीक है, जूम होना यानी कि बड़ा करना। ये ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखी है, तो ये ऑब्जेक्ट को उसकी बड़ी इमेज बनाकर बताता है। इसीलिए इसका यूज, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्केव मिरर के यूज और कॉन्वेक्स मिरर के यूज, दोनों के डिफाइन और दोनों के यूज। तो कॉन्केव मिरर का क्या यूज होता है? कॉन्केव मिरर का पहला यूज ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, जूम कर रहा है। तो जूम कर रहा है तो इसका यूज कहाँ करते हैं? फॉर शेविंग पर्पस। इसलिए यूज किया जाता है फॉर शेविंग पर्पस। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा शेव करने के लिए जो मिरर आते हैं जहाँ शेविंग की जाती है, तो शेविंग के लिए हम ये मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो चिक होता है, गाल होता है ना, जहाँ पर ब्लेड्स चलाई जाती है, तो वो जो एरिया होता है वो छोटा होता है, तो हमें वहाँ पर प्रॉपर नजर नहीं आने के कारण हम इसका यूज करते हैं। जैसे ही हम इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, वो जो चिक का पोर्शन है जहाँ शेविंग करनी है, वो पोर्शन को ये बड़ा करके दिखा देगा, और बड़ा करने से जो ब्लेड्स लगने से और जो इंजर्ड होने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से शेविंग पर्पस में क्या होगा, ये चिक की साइज बड़ा कर देगा, तो बड़ा दिखने से जो कटना या लगना जिस तरह की कंडीशन आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा है ना, इसका दूसरा है यूज्ड बाय डेंटिस्ट। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द कैविटी। ठीक है, कैविटी मतलब दांतों के अंदर होने वाली सड़न। जनरली हमारे माउथ बहुत छोटी साइज होती है, इसके अंदर कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जा नहीं सकते, और सपोज कर लो कोई कैविटी हो गई, दांतों में सड़न हो गई है, तो डॉक्टर के पास छोटा सा कॉन्केव मिरर होता है। वो कॉन्केव मिरर को हमारे मुंह के अंदर कुछ इस तरीके से फिट कर देता है, थोड़ा सा बाहर, कि हमें अंदर की कैविटी दिखाई दे। और जैसे ही वो मिरर को सेट करके हमारी कैविटी को देख लेगा, तो मिरर के अंदर वो कैविटी थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। बड़ी दिखाई देगी तो डॉक्टर उस चीज को अच्छे से जज कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटी चीजों को बड़ी दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके यूज आपको समझ में आ गए, शेविंग पर्पस के लिए और डेंटिस्ट के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है? तो देखो कॉन्वेक्स का यूज क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या करता है, अपने आसपास आप देख सकते हो इसका एरिया कितना ब्रॉड है ना, ये इसका पूरा शेप इस तरीके से बना हुआ है, तो अपने आसपास जितनी भी चीजें दूर दूर तक, अब इसी रेस को अगर थोड़ा सा पीछे बढ़ाया जाए तो काफी बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, तो ये अपने आसपास जितना भी बड़ा पोर्शन होता है उन सबको कवर करके छोटे से मिरर पे दिखाई देता है। जैसे कि आपने अपने कार्स और मोबाइल बाइक, ठीक है, और भी दूसरे व्हीकल हैं, सबके रेयर व्यू ग्लास देखे होंगे। ठीक है, यानी कि साइड ग्लास, रेयर व्यू बोल सकते हैं उसको, या साइड ग्लास बोल सकते हैं, जिसमें हम पीछे की तरफ कौन आ रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, या जब हमें साइड लेना होती है तब भी हम पीछे की तरफ देख सकते हैं, ताकि पीछे से आने वाले व्हीकल का पता चल जाए। आपने देखा होगा कि कितना छोटा सा मिरर पूरे पीछे के रोड को कवर करके उसके अंदर दिखाता है। ठीक है, यानी कि पीछे वाले रोड की और पीछे से आने वाले बड़े बड़े ट्रक्स की, जो उसकी उस मिरर की साइज से काफी बड़े, ठीक है, हमारे व्हीकल की साइज से भी बड़े, इतने बड़े बड़े ट्रक को भी वो इतने से मिरर के अंदर शो कर देता है, इतना छोटा बनाकर। तो ये उसकी एक खासियत है ना कि वो अपने आसपास से एक बड़ा सा पोर्शन कवर करके उसको छोटा करके इस मिरर पे दिखता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस लिए होगा? फॉर रियर व्यू मिरर। ठीक है, इन व्हीकल्स, व्हीकल में यूज होता है रियर व्यू में। ड्राइवर साइड भी यूज किया जाता है। इसका आप दूसरा पॉइंट बनाकर ये भी लिख सकते हो कि जनरली आपने देखा होगा बस ड्राइवर जो होता है बस चलाता है और उसे देखना होता है कि पीछे से कौन स्टॉप आने पर उतरने वाला है, तो वो अपने सामने लगे हुए ग्लास में देखता है, ड्राइवर के जस्ट सामने की तरफ, जो उसको पूरी बस का व्यू दिखाता है। तो वो भी एक बहुत छोटा सा मिरर है, पर वो कॉन्वेक्स होता है। आप देख रहे हैं इस मिरर में थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आता है, आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा छोटी साइज होने के कारण, पर थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा। तो उससे क्या होता है, पीछे से पूरी बस का व्यू नजर आ जाता है। तो एक तो रेयर व्यू हो गया, और एक ये देखना एट दी रोड टर्न। रोड
टर्न ले रहे हो जिस रोड पर, वहां पर देखना स्मार्ट सिटी के अंदर इस तरीके से बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं, ठीक है। उस केस में जैसे आप यहाँ से टर्न ले रहे हो और इस तरफ आपको जाना है, तो ये मिरर यहाँ होने के कारण यहाँ से आने वाली, मतलब जहाँ से भी आप टर्न ले रहे हो और आपको इस तरफ मुड़ना है, ठीक है, तो जहाँ टर्न ले रहे हो वहाँ पर मिरर के अंदर आपको उधर से आने वाले सारे व्हीकल नजर आ जाते हैं, और उधर से जो कोई टर्न ले रहा है उसे इस तरफ वाले, इस साइड से आने वाले सारे व्हीकल नजर आ जाते हैं। तो रोड टर्न पर भी इसका बहुत अच्छा यूज है, ठीक है, ताकि क्या होता है कुछ घाट वाले एरिया होते हैं, है ना, बहुत डेंजरस टर्न होते हैं, वहाँ पर पहले से ही एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर इस मिरर को लगा दिया जाए तो, ठीक है। तो ये दोनों, और थर्ड इसका यूज आप और लिख सकते हो इन शॉपिंग मार्केट। शॉपिंग मार्केट या मॉल्स भी बोल सकते हो। तो शॉपिंग मार्केट्स और मॉल में क्या होता है कि जहाँ पर ये इस तरह के मिरर लगे होते हैं, ये मिरर में पीछे वाली शॉप वगैरह पूरे मॉल का व्यू शो हो जाता है, यानी कि अगर आपको अपनी ड्रेस परचेस की है उसे पहनकर आपको देखना है, या फिर आपको पूरे मॉल्स में एक ही साइड पर से पूरे आसपास की नज़र रखनी होती है, तो ये मिरर के अंदर आपको सारी एक्टिविटीज़ पर्सन की जो हो रही है पूरे मॉल में वो नज़र आ जाती है ना। इसे प्रॉपर वॉचिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने आज मिरर के टाइप पढ़े और उनके यूजेस देखे कि इन्हें क्यों बनाया गया था, क्योंकि इनका भी कोई यूज़ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।